हेलो बच्चों, मैं हूँ विवेक राज, आप सबका मेंटर और दोस्त। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा टॉपिक क्या है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ जानेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो हमारा सेकंड टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक पे। हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे रिएक्शन के टाइप्स के। तो इस चैप्टर में 5 तरह के टाइप्स हैं, उन 5 टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट हमारा जो 5वां टॉपिक है वो रेंसिडिटी, जो छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग स्पॉयलेज ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक फिजिकल चेंज। द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी ऐसे चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज दोनों डायरेक्शन में होते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिजिकल चेंज में होता है क्या बच्चों, बस सिर्फ स्टेट चेंज होता है, अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जैसे आइस मेल्ट होकर के वाटर बनता है और वाटर वापस फ्रीज होकर क्या बनता है, आइस बन जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो हमारा एक फिजिकल चेंज है और बेस्ट एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। अगर सेकंड पिक में देखें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो बॉयल होकर के वेपर बन रहा है, गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फिजिकल चेंज है, बस स्टेट चेंज हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी एक फिजिकल चेंज है। चॉपिंग ऑफ वुड्स ये भी फिजिकल चेंज है। अगर आप लकड़ी के काटते हैं तो लकड़ी को जब काटते हैं तो क्या होता है, उसका फिजिकल चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है। फोल्डिंग पेपर, कागज को जब हम मोड़ते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं, तो एक फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ एग्स, अगर अंडा को अगर हम तोड़ देते हैं तो अंडा का शेप बदल जाता है, स्टेट बदल जाता है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब हम जानेंगे केमिकल चेंज होता क्या। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। वैसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल चेंज हमारा एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है फायरवर्क। तो फायरवर्क जो हमारा होता है एक केमिकल चेंज है। फ्राइंग ऑफ एग्स, तो ब्रेकिंग ऑफ एग्स हमारा एक फिजिकल चेंज था, लेकिन फ्राइंग ऑफ एग्स जब हम अंडा को पकाते हैं तो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अंडा में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, और जब भी हम हीट करते हैं तो उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। तो फ्राइंग ऑफ एग्स हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। बर्निंग ऑफ वुड भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन ही है। कंबशन ऑफ गैस भी एक केमिकल रिएक्शन है। और हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more substance combine together to form new substance with different properties। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। तो ऐसे चेंज को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल चेंज हैं वो सब के सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट के एटम पार्टिसिपेट करते हैं और एलिमेंट के एटम पार्टिसिपेट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं और उस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो पहले वाले एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट के एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते, यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट।
तो एलिमेंट के एटम जो है जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे हम नीचे देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, वाटर। तो वाटर जब बन रहा है तो वाटर में भी कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट के एटम चेंज नहीं होते हैं, एलिमेंट के एटम वही के वही रह जाते हैं। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है एटम चेंज नहीं होते हैं, बस एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो पहले क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग था। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो दोनों आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में एटम का सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं हम बात करते हैं। तो सबसे पहला चेंज देखने को मिलता है चेंज इन स्टेट। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, या लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर में चेंज आ सकता है, यानी चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और अगर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उनके रिएक्शन के बाद क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उस न्यू सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यानी यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो रहा है, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर बन रहा है। तो इस रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरा क्या हुआ, ये हमारा हुआ रिएक्टेंट और वाटर क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन है क्या, तो आइए कुछ चीज़ को हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो पहला चीज़ है कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, आखिर केमिकल इक्वेशन होता क्या है। दूसरा चीज़ है कि व्हाई डू वी बैलेंस देम, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उन्हें बैलेंस क्यों करते हैं। और तीसरा, हाउ कैन वी बैलेंस देम, तो आखिर केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज। तो केमिकल इक्वेशन है क्या, तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका, केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शन में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं तो किस तरह से दिखाते हैं, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो सिंबल और फार्मूला के रूप में दिखाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के का जो रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो सिंबल और फार्मूला के रूप में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं। इस केमिकल इक्वेशन में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होने पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा एक वर्ड इक्वेशन है क्योंकि हम इस इक्वेशन में सिर्फ
सिंबल और फार्मूला को नहीं दिखाए हैं, बल्कि क्या दिखाए हैं, सिर्फ वर्ड को दिखाए हैं। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग नाम दिए हैं वर्ड इक्वेशन। तो इसको हम सिंबल और फार्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और रिएक्शन करके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट को हमेशा जब भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट के बीच में हमेशा हम प्लस साइन देते हैं, और प्रोडक्ट में भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो उनके बीच में हम प्लस साइन देंगे। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट जब बनता है तो बीच में हम क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं, और ये एरो का हेड जो होता है वो किधर होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। अब हम देखेंगे क्या ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अगर हम देखें मैग्नीशियम के एटम को, तो रिएक्टेंट के तरफ मैग्नीशियम का एटम एक है और प्रोडक्ट की तरफ मैग्नीशियम का एटम भी एक है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन का एटम सिर्फ 1 है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है, तो हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड ना हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, यानी व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके मतलब को समझें। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल प्रोडक्ट का मास होगा, प्रोडक्ट के एलिमेंट का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, वो रिएक्टेंट के एलिमेंट के मास के बराबर होगा। यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा। यानी केमिकल रिएक्शन में मास क्या होता है, कंजर्व होता है, मास का कोई भी लॉस नहीं होता है, ना तो मास का कोई गेन होता है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट का जो नंबर है वो क्या होता है, सेम रहता है। यानी कहने का मतलब जितना रिएक्टेंट का एटम होगा उतना प्रोडक्ट की तरफ भी एटम होगा। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक ही मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और वो जो मेथड है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड ही एक लौता मेथड है जिससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और मेरा जो केमिकल इक्वेशन है वो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो का साइन देंगे, और फिर क्या है H2O। तो ये हमारे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कितना है, 2 है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2 है। राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर बॉक्स बना लेते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो भी फॉर्मूला दिया है आप उस पर बॉक्स बना लीजिए। अब हम बारी बारी से बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट को देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ हो चाहे प्रोडक्ट की तरफ जिसका संख्या ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन का संख्या दोनों तरफ 2 है, बराबर है,
और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट की तरफ 2 है और इधर एक है। तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे जो ज़्यादा हो। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ 1 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे बॉक्स के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, और प्रोडक्ट की तरफ 2 हो गया और रिएक्टेंट की तरफ भी 2 हो गया। हाइड्रोजन का संख्या अगर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, और रिएक्टेंट की तरफ 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2, 2H2, ऑक्सीजन 1 है, O2, एरो का साइन देंगे, जब रिएक्टेंट लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिखने से पहले एरो का साइन देंगे, और कितना H2O है, 2H2 है। अब हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या सारे एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ सेम है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट की तरफ 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस करते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा जो अगला एग्जांपल होगा वो है CH4 मीथेन, और मीथेन का हम क्या करवाएंगे, कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, कंबशन होगा तो क्या देगा, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट की तरफ अगर देखा जाए तो कार्बन का संख्या कितना है, 1, हाइड्रोजन का संख्या 4, ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 2। अब राइट हैंड साइड अगर देखें यानी प्रोडक्ट की तरफ अगर देखें तो कार्बन का संख्या कितना है, 1, हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2, और ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 2 और 1, 3। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है, यानी ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आप जो है इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला पे बॉक्स बना लोगे। तो सभी फॉर्मूला पे हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम को बराबर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम उस आइटम को चूज करेंगे जिसका संख्या ज़्यादा हो, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो। तो अगर देखा जाए तो कार्बन का संख्या यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन का संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, वो भी किस पे, रिएक्टेंट पे, यानी मीथेन CH4 पे हाइड्रोजन संख्या 4 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है। तो हम अगर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट की तरफ तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, और रिएक्टेंट की तरफ भी 4 है। अब ऐसा करने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया। ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया प्रोडक्ट की तरफ, 2 और 2 टोटल 4। रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का संख्या 2 ही है, तो हम अगर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए ऑक्सीजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, कार्बन का संख्या रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लिखें। तो हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH4, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2O2 लिख सकते हैं। CO2 पे हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन वाटर पे हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो वाटर में हम 2 आगे लिख देंगे, H2O के आगे 2H2O। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन कभी कभी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ उसका फिजिकल स्टेट भी दिखाते हैं। तो कभी कभी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सॉलिड हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल s से दिखाते हैं, और जब प्योर लिक्विड स्टेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है तो हम लोग स्मॉल l से रूप में दिखाते हैं और साथ में ब्रैकेट भी लिखते हैं। तो जब अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट पानी में घुला होगा तो हम लोग एक्वस स्टेट दिखाते हैं AQ शॉर्ट फॉर्म में, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जब रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में हो या प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो तो सिंपली स्मॉल g से दिखाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको फिजिकल स्टेट के साथ लिखना चाहें तो ये हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। CH4 मीथेन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, G, 2O2 गैसेस स्टेट में पाया जाता है ऑक्सीजन, एरो, CO2 भी गैस फॉर्म में पाया जाता है, G, और वाटर जो है वो तो होता है लिक्विड, लेकिन इस रिएक्शन में आपको वाटर कहीं दिखेगा नहीं। जब आप रिएक्शन करवाइएगा तो वाटर भी किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है।
तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है जब हम इस पर फिजिकल स्टेट भी साथ में लिखते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी जब हम किसी एसिड में मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो एलिमेंट जो है वो कौन कौन सा एलिमेंट है, जिंक, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट कौन है, सल्फर है, और चौथा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम रिएक्टेंट की तरफ देखें यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो जिंक का आइटम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का आइटम कितना है, 2 है, सल्फर का आइटम 1 है, ऑक्सीजन का आइटम कितना है, 4 है। राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट की तरफ भी जिंक का आइटम कितना है, 1 है, सल्फर का भी हाइड्रोजन का आइटम भी 2 है, सल्फर का आइटम भी देखा जाए तो 1 ही है, और ऑक्सीजन का भी आइटम 4 है। तो देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ आइटम सभी एलिमेंट के क्या है, सेम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ना दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम क्या है, सेम है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन को में अगर हम फिजिकल स्टेट दिखाना चाहें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। Zn जिंक जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और जब भी हम H2SO4 में जिंक को डालते हैं तो ये जो H2SO4 है कौन सा H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट मतलब पानी में मिला हुआ है, यानी एक्वा सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। एरो तो एक्वा स्टेट का AQ दिखाते हैं हम लोग। फिर ये क्या बन रहा है, तो जिंक जो है वो एसिड में डिजोल्व होने लगता है, यानी ये क्या बन जाता है, ZnSO4। और ZnSO4 इसमें वाटर का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ZnSO4 किस स्टेट में पाया जाएगा, एक्वा स्टेट में पाया जाएगा। और जब हम मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हाइड्रोजन कौन सा स्टेट है, गैसीय स्टेट है, तो इसमें लोग G लिखेंगे। तो इस तरह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। बस एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हमारा जो अगला केमिकल इक्वेशन है वो है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ H2O। तो वाटर से रिएक्शन करने पर क्या देता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो सिंपली अब हम जान चुके हैं कैसे बैलेंस करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर बॉक्स बना लेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम बैलेंस करेंगे। और सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला दिया गया है उसको हम बॉक्स बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरफ अगर हम देखें तो जो एटम सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम सबसे ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट में तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो हम बस सिंपली रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन किस में, वाटर में, तो वाटर के आगे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ भी, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ भी। ऐसा करने पर क्या हुआ, रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन का संख्या क्या हो गया, 8 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ 2 ही है। तो प्रोडक्ट की तरफ भी हमें 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम सिंपली 4 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट की तरफ। तो हाइड्रोजन भी का भी संख्या 8 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बच गया आयरन। तो आयरन का संख्या प्रोडक्ट की तरफ 3 है और रिएक्टेंट की तरफ 1 है। तो रिएक्टेंट की तरफ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयरन भी बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों एलिमेंट बैलेंस हो गया। एक बार हम फिर से इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फ्रेश से लिख लेते हैं। तो देखिए हमने आयरन पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3Fe, और स्टेट भी लिख लेते हैं। इसका आयरन किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो S। वाटर कितना है, 4, 4H2O। तो जो वाटर का फिजिकल स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट है। एरो देंगे, क्या बन गया, Fe3O4। ये इसका जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है, और हाइड्रोजन पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4H2। तो ये कौन सा स्टेट है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट है। तो इस तरह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। समटाइम्स
द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो एरो इन द इक्वेशन। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को केमिकल इक्वेशन का जो एरो है उसके ऊपर और नीचे लिखते हैं। तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन होने के लिए हमें प्रेशर देना पड़ता है। कितना प्रेशर देना पड़ता है, 340 atm। तो हम यहाँ पर प्रेशर को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो प्रेशर को इंडिकेट कहाँ पर कर रहे हैं, तो प्रेशर को इंडिकेट, टेम्परेचर को इंडिकेट हम एरो, केमिकल इक्वेशन के एरो के ऊपर या नीचे करते हैं। अगला हमारा रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो यहाँ पर प्लांट क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, और साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, साथ में ऑक्सीजन और वाटर भी प्रोड्यूस करता है। और तो यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट है वो क्लोरोफिल है, जो कि हम यहाँ लिखे हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट को हम एरो के ऊपर लिखे हैं। तो कभी कभी स्पेशल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को हम लोग एरो के ऊपर या तो नीचे लिखते हैं। अब आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे पहले हम अच्छे तरीक़ा से साफ क्यों करते हैं। तो हमारा आंसर है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म्स ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग स्टेबल कंपाउंड एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हवा में रख दिया जाता है तो अपने आप वो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है एयर का, और अपने सरफेस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, और ये स्टेबल कंपाउंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये फर्दर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी बचा लेता है। Hence it should be cleaned before burning in air to remove this layer। यानी जब हम इसे बर्न करेंगे इससे पहले हमें इसे अच्छे तरीके से सफाई करना जरूरी है, so that the metal can be exposed to air properly। यानी इसे सफाई इसलिए करते हैं कि जो सफाई करने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है वहाँ से हट जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर हट जाने से क्या होता है, फिर जब हम इसे बर्न करेंगे तो वो आसानी से क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आसानी से ये जलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तीनों केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, हम इस H2 हाइड्रोजन है, H2 किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। अगला रिएक्टेंट कौन है हमारा, क्लोरीन। क्लोरीन का नेचुरल स्टेट क्या होता है, Cl2। हमें नेचुरल स्टेट लिखना होता है, और वो भी गैसेस स्टेट में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl। तो बच्चों हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बन रहा है, HCl, और HCl भी गैस है। इससे बैलेंस कैसे करना होगा, तो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। हीट ट्रायल मेथड के द्वारा अगर देखें तो अगर हम यहाँ आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCl भी, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और क्लोरीन भी 2 हो गया, और ये बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट टू गिव बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2, क्योंकि बेरियम का वैलेंसी 2 होता है। तो ये रिएक्शन एक्वस फेज में होता है, तो ये एक्वस स्टेट में हमने लिया है। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, SO4, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में 3 लिखेंगे। और ये रिएक्शन एक्वस फेज में हो रहा है, इसलिए एक्वस स्टेट हम मेंशन करना नहीं भूलेंगे। साथ में क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, BaSO4।
तो बेरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, प्लस साथ में क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये प्रेसिपिटेट बन के क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो अगला प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, AlCl3 एक्वस, ये पानी में घुला रह जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है। वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। रिएक्शन करके क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब हम सोडियम को वाटर में घोलते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्या ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, हम चेक करें। तो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है रिएक्टेंट की तरफ 3 है, ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 3 है और इधर 2 है, तो अगर हम सोडियम में आगे Na में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 2 NaOH के पास और 2 हाइड्रोजन H2 के पास। तो टोटल रिएक्ट प्रोडक्ट की तरफ जो हाइड्रोजन है वो 4 हो गया। तो अब अगर हम आगे H2O पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अगर वो ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। और सोडियम अगर देखें बैलेंस करें तो सोडियम प्रोडक्ट की तरफ 2 है, रिएक्टेंट की तरफ 1 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे। तो इस तरह से हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें फिर से ये वर्ड फॉर्म में दिया गया है, इस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो ये रिएक्शन जो दिया है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट को आंसर करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो सबसे पहला बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है किसमें है, वाटर में है। तो यानी हमें बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या लेना है, BaCl2 फार्मूला आता है बेरियम क्लोराइड का, तो वो पानी में घुला हुआ एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन है। सेकंड क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये भी सॉल्यूशन ही है, एक्वस फॉर्म में है, और ये रिएक्ट कर रहा है टू गिव इनसॉल्यूबल, क्या बोल रहा है, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, यानी पानी में नहीं घुला हुआ है। यानी बेरियम सल्फेट जो हमने पहला भी क्वेश्चन में देखा, पिछला क्वेश्चन में देखा कि बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्यूबल होता है, वो घुलता नहीं है, वो प्रेसिपिटेट होता है। जो इनसॉल्यूबल होता है वो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्यूबल इसलिए हमने सॉलिड लिखा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड तो पानी में घुलता है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है NaCl। तो NaCl के पानी में घुल सकता है, इसलिए हमने क्या लिखा, एक्वस। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर ये हुआ। तो जो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया था रिएक्शन, उस रिएक्शन को हमने बैलेंस करके हमें लिखना है। तो हमने तो पहले रिएक्शन को लिख दिया है, अब हम बैलेंस करेंगे। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, BaCl2 सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो बेरियम देखें तो बेरियम 1 है, Cl2 देखें क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 1 है। तो क्लोरीन को हम आगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोडियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2Cl हो गया, सोडियम 2, अब यहाँ सोडियम भी 2 हो गया, सल्फेट 1 है और सल्फेट भी SO4 भी 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो यहाँ फिर से जो बात हो रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी वाटर में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, और ये हम एक्वस फॉर्म में लिए हैं, वह सॉल्यूशन है। सेकेंड, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन ही होता है HCl का, दिया भी गया है इन वाटर। तो क्या दे रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
तो जैसे इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। और NaCl क्या होता है, अगर वाटर में लिया गया है तो NaCl भी सोल्यूबल होता है वाटर में, तो एक्वस, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, H2। तो वाटर का फॉर्म क्या होता है, वाटर जो भी एग्जिस्ट करता है वो प्योर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी पूरा किए। अब हम देखते हैं क्या ये जो रिएक्शन लिखे हैं वो बैलेंस है। सोडियम एक है तो सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन भी एक है। हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ भी 2 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। तो आज के इस सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन 6 टाइप्स के होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन 6 तरह के होते हैं। तो जो हमारा पहला केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा पहला टाइप्स है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और नंबर 6 है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बारी बारी से हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टाइप है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हमारा पहला टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form single product is called combination reaction। तो होता क्या है बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, और जुड़ने से क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। और वो नया प्रोडक्ट कौन बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया मॉलिक्यूल, एक नया कंपाउंड बन रहा है, जो कि क्या है, वाटर है। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। बर्निंग ऑफ कोल हमारा एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल में होता है कार्बन, और कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्मेशन होता है, CO2 का। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CO2 का। तो बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज होता है हीट। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, और जब ये क्विक लाइम को हम वाटर में ऐड करते हैं और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम, एक नाम है इसका स्लैग लाइम भी। तो क्विक लाइम को ऐड करने पर क्विक लाइम को वाटर में ऐड करने पर स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और आपने देखा भी होगा, जब हम चूना को पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। और ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम लोग स्लैग लाइम कहते हैं, और इस स्लैग लाइम को हम लोग वाल का पेंटिंग करते हैं, दीवार में हम लोग पेंट करते हैं, वाइट वाशिंग फॉर वाल। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। फिर बाद में उस सॉल्यूशन से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग दीवार में पेंट करते हैं, और 1-2 दिन बाद उसमें जो है बहुत शाइनी दिखता है। कारण है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इस कारण से जो है आपका दीवार बहुत ज़्यादा
शाइन करता है। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो दूसरा टाइप्स है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो हमारा दूसरा टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने पर क्या देता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ समझते हैं, जैसे ये कंपाउंड है AB और AB एक कंपाउंड है और AB कंपाउंड डिकम्पोज होकर क्या देता है, ब्रेक डाउन होकर के 2 अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं A और B। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, A और B यानी 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे और प्रोडक्ट क्या बनाता है, AB। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसका रिवर्स है, उल्टा है। AB ब्रेक डाउन होकर के नया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं A और B। आखिर ये जो रिएक्टेंट है इसका ब्रेक डाउन क्यों होता है, ये रिएक्टेंट डिकम्पोज क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये एनर्जी हम लोग 3 फॉर्म में दे सकते हैं। हीट के प्रेजेंस में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो हम लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे डिकम्पोजिशन जिसको हम हीट के प्रेजेंस में करवाते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और एग्जाम्पल देखें तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या प्राप्त होता है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो हमारा तीसरा रिएक्शन है, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये जो सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो सारे डिकम्पोजिशन हो रहा है रिएक्टेंट का, वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए अब चलते हैं, हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप्स है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हमारा जो दूसरा टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन कैथोड में फॉर्म होता है और ऑक्सीजन एनोड में फॉर्म होता है। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हम फ्यूज्ड NaCl को लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो सोडियम को कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है Cl2 गैस, इसे हम Cl2 गैस कह सकते हैं, तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे लिबरेट होता है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि
कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है अपने कंपोनेंट पे। अब हम चलते हैं हमारा तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे। तो हमारा जो तीसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो AgCl, और जब AgCl को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, AgCl जो है ना वो डिकम्पोज होता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। उसी तरह AgBr भी जो है, AgBr का भी डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये Ag और ब्रोमीन क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी एक तरह का लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसे हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये जो AgBr है, इस AgBr का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। लाइट के प्रेजेंस में ये AgBr जो है Ag और Br2 में डिकम्पोज हो जाता है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के और टाइप्स। तो हमारा केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यहाँ पर A प्लस BC रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन A और BC के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे मान लेते हैं जो A है, ये A जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये क्या करेगा, B जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, B को यहाँ से हटा देगा। तो आ जाएगा AC प्लस B। तो देखिए यहाँ पर क्या है, A मोर रिएक्टिव था, B लेस रिएक्टिव था। A मोर रिएक्टिव होने के चलते क्या हुआ, B को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, और सॉल्यूशन में कौन आ गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ गया। तो अब जो सॉल्यूशन हो गया वो किसका हो गया, AC का हो गया, और जो B है वो लेस रिएक्टिव था, वो जा करके नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, जब आयरन का रिएक्शन किससे होता है, कॉपर सल्फेट से, तो क्या होता है, तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe आ जाएगा कॉपर की जगह पे, क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया, सॉल्यूशन से बाहर चला गया, सॉलिड बन के वो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम एक्टिविटी सीरीज की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, क्योंकि आयरन का जो पोजीशन है वो कॉपर से ज़्यादा है। अगर हम एक्टिविटी सीरीज को देखें तो कॉपर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कॉपर और आयरन को अगर देखें तो आयरन ऊपर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एलिमेंट का रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं, मेटल, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, नीचे वाले एलिमेंट को अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर भी रिएक्शन में यही हो रहा था कि आयरन जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करके कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि आयरन का जो पोजीशन है वो ऊपर है कॉपर से। तो जो सबसे टॉप पे एलिमेंट है वो कौन है, पोटासियम। तो पोटासियम हमारा क्या है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद है सोडियम,
उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। मेटल्स हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। तो इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं। और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो नीचे वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। चलिए अब हम और एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। तो जिंक क्या करता है, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और इसका कारण अभी हमने एक्टिविटी सीरीज देखा कि जिंक का जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है। कहने का मतलब है जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर साइड हो गया, सॉलिड बन गया, और जिंक जो है जाके सॉल्यूशन में घुल गया, यानी जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक का पोजीशन ऊपर था कॉपर से। उसी तरह अगर हम लेड को भी देखें तो जब लेड को हम क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन में घोलते हैं तो लेड क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन में घुल जाता है और PbCl2 बन जाता है और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि कॉपर का पोजीशन और लेड का पोजीशन जो है कॉपर नीचे और एक्टिविटी सीरीज में लेड ऊपर है। इस कारण से लेड जो है सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जा रहा है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से नीचे जाकर के बैठ जा रहा है, यानी प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के अगले टाइप्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रिएक्टेंट के बीच में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होता है यहाँ पर क्या कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज है। तो यहाँ सल्फेट आयन के साथ कौन आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है, और क्लोराइड आयन के साथ यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट है, बेरियम आयन प्रेजेंट है। तो अगर हम प्रोडक्ट की तरफ देखें तो रिएक्टेंट की तरफ सल्फेट आयन के तरफ साथ सोडियम आयन था, अब क्या हो गया, बेरियम आयन आ गया, और Cl आयन के साथ बेरियम आयन था और प्रोडक्ट की तरफ Cl आयन के साथ सोडियम आयन। तो यहाँ पर आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हो गया है। आयन का क्या हो गया है, एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम यहाँ पर सोडियम जो है वो क्या हो गया, मोर रिएक्टिव होने के चलते क्लोरीन के साथ चला गया, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ मिल करके सॉलिड बन गया, यानी जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल बन गया और प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ गया। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ है। तो अगला रिएक्शन देखें तो सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ होता है तो रिएक्शन होने पर क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो है सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होने के चलते वो क्या हुआ है, वो नाइट्रेट आयन के पास चला गया और क्या बन गया, NaNO3 बन गया, और जो सिल्वर है वो Cl के साथ चला गया और क्या बन गया, AgCl। और यहाँ पर भी AgCl क्या है, इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, तो ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। और जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है और सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो अक्सर देखने को मिलता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 10 का इंडेक्स क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है
ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, यानी एक सब्सटेंस एक्स है और उसका यूज हो रहा है वाइट वॉशिंग में। तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फार्मूला बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। तो हमें यहाँ दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें जो सब्सटेंस एक्स है और सब्सटेंस एक्स का जो सोल्यूशन है वाइट वॉशिंग, यानी हम लोग वाल को पेंट करते हैं उससे, तो उस सब्सटेंस का नाम बताना है। तो हमने डिस्कशन किया है कि कौन सा सब्सटेंस से हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, पेंट किससे करते हैं, और रिएक्शन भी साथ में डिस्कस किया था। हम लेते हैं एक स्लाइड। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा, जो कंपाउंड एक्स है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम भी कहते हैं या क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम। और जो ये पहला था कि हमको नाम बताना था पहला क्वेश्चन में, तो जो गिवन कंपाउंड एक्स है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम है। और जो दूसरा क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो वाटर से रिएक्शन कराने पर ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अगर हम स्टेट देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक्वस होता है। अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, और एक कैल्शियम है और एक कैल्शियम है। तो इक्वेशन बैलेंस ही है। तो ये हमारा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ। तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं वाइट वॉशिंग में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो एक्टिविटी 1.7 है, उस एक्टिविटी 1.7 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है वाटर का। जरा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। कि एक्टिविटी 1.7 में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया है, जिसमें कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपोजिट हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस डिपोजिट हो रहा है। क्योंकि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो क्या है, 2H2O। और जब हम इसमें हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। हाइड्रोजन कैथोड में फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म हो रहा है, एनोड में फॉर्म हो रहा है। देख सकते हैं फिगर में। तो देखिए आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया, बोल रहा है कि एक गैस जो है वो डबल अमाउंट में बन रहा है और एक गैस हाफ अमाउंट में बन रहा है। तो डबल अमाउंट में क्यों बन रहा है, तो डबल अमाउंट में कौन बन रहा है, डबल अमाउंट में बन रहा है हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल है। डबल होने का कारण है, आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, आगे 2 लगा हुआ है, यानी 2 मोल है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो डबल होगा, क्योंकि ये 2 मोल है और ये 1 मोल है। तो अब हम इसे आंसर किस तरह से देंगे, तो हमें तो जब आंसर देना होगा तो हमें लिखना होगा। तो हम जो आंसर देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर में क्या होता है बच्चों, कि हमने देखा भी रिएक्शन में कि 2 पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, और 1 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है। यानी 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। देयरफॉर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल। यानी जो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड में डिपोजिट हो रहा है और उसका अमाउंट क्या है, डबल है, किससे, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब। यानी ऑक्सीजन से इसका हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो डबल है,
हाइड्रोजन कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है और ऑक्सीजन एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है। जो हमारा पांचवा टाइप्स है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस में क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो। तो किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन का एक और डिफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। या तो आप ऑक्सीजन का एडिशन कहिए या तो हाइड्रोजन का रिमूवल कीजिए सब्सटेंस से, दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। इस दोनों घटना को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन का ये आपके बुक में मिलेगा। अगर थोड़ा सा हायर कंसेप्ट में जाएं तो जो हमारा तीसरा डिफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी वैसे प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन के लॉस को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे बच्चों। आइए इसे रिएक्शन से समझते हैं। तो हमारा पहला डिफिनेशन था, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसका एक हम रिएक्शन देखते हैं। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, या हम इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहेंगे। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इस घटना को, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। हमारे पास एक दूसरा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो दूसरा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर इससे संबंधित भी हम एक रिएक्शन देखते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड और उसमें ऑक्सीजन का एडिशन किया। ऑक्सीजन का एडिशन करने से क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ 2 सल्फर और वाटर। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो सल्फर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सल्फर से अलग हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फर को छोड़ के जा रहा है, यानी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो तीसरे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे एक मेटल है जिंक, और जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आएगा। तो जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इस घटना को भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे।
तो ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशन है, आपको तीनों याद रहना चाहिए। तो अच्छे से आप ऑक्सीडेशन समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो हमारा पहला डेफिनेशन है रिडक्शन का, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करना था ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हम दूसरा डिफिनेशन देखें, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को हटाया जाता हो, रिमूव किया जाता हो, तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन सही आपको पता चल रहा होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होता है। यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, और रिडक्शन में जस्ट ही उल्टा, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। तो हमारा तीसरा डिफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो तीसरे डिफिनेशन से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है दोनों एक दूसरे का अपोजिट टर्म है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब हम रिडक्शन को समझते हैं रिएक्शन से। मेरा फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो जैसे हम सोडियम लिए और सोडियम में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का एडिशन करने पर वो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्राइड बन रहा है। तो यहाँ पर सोडियम में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। देख रहे हैं कि सोडियम अकेले था, हमने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया सोडियम के साथ। तो ये सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ ऐड होने पर यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड बनाया, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन है, और हम लोग हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं। सेकंड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखें, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट लें और पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, तो हीट करने पर वो क्या बन जाएगा, KCl, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इस रिएक्शन में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेकंड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में हम देख सक रहे हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो हमारा तीसरा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और क्या बन रहा है, ऑक्साइड आयन बन रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन गेन करके ऑक्साइड आयन बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट टर्म है। अब हम समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पर इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडॉक्स शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो रिडॉक्स जो शब्द है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देखें, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर रिडक्शन भी होगा, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, एक साथ होने वाला घटना होता है। दुनिया का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो। दुनिया का ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं हो जिसमें सिर्फ केवल रिडक्शन हो रहा हो। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ रिडक्शन भी होगा, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होने वाला घटना है, यानी ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, और यहाँ पर हमने हीट किया है। हीट करने से क्या हो रहा है,
कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आइए इस रिएक्शन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, जब जाके कॉपर बन रहा है। तो यानी ये कौन सा घटना है, तो ये घटना है रिडक्शन। ये कोई लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हम जान रहे हैं कि जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो क्या होगा, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जब गेन होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब आगे अगर हम देखें, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। कॉपर लॉस कर रहा है और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, किस पे एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो अब हम किसी भी रिएक्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम पता लगा सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट क्या होता है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो CuO है वो क्या बन रहा है। फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर Cu बन रहा है। तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस करके Cu बन रहा है, दिख रहा है आपको, Cu बन रहा है। तो इसका हो गया रिडक्शन। अभी हमने देखा था CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तब जाके H2O बन रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आखिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है, ये Cu कर रहा है ना। ये CuO अपना ऑक्सीजन लॉस करके किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है, CuO। तो CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम इसे क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट हमारा कौन हुआ, तो ऑक्सीडेंट हमारा हुआ CuO। कौन हुआ, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट। अब यहाँ CuO को देखें, तो CuO जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और Cu बन रहा है। देख रहे हैं कि CuO जो है कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन लॉस करके दे रहा है हाइड्रोजन को और H2O बन रहा है। तो ये आखिर ऑक्सीजन ले कौन रहा है इसे, हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन करवा कौन रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन को छीन रहा है, तो CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन करवाने वाला कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट, या इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको उल्टा समझना है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी वो रिडक्टेंट होगा। तो आई होप आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट क्या होता है समझ गए और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट क्या होता है समझ गए। एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है यानी रिडक्टेंट होता है। तो रिडक्स रिएक्शन के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमको पता लगाना होगा कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, हम देखेंगे। तो अब एक बार इस रिएक्शन को गौर से देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या बन रहा है,
जिंक ऑक्साइड Zn बन रहा है, और कार्बन क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। जिंक क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, और कार्बन क्या बन रहा है, कार्बन ऑक्साइड। तो जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। तो जब जिंक ऑक्सीजन का लॉस करेगा तो या हम कह सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो कार्बन क्या है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर हम इस रिएक्शन में पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अगर हम इस रिएक्शन में पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यानी ऑक्सीडेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट कौन है, तो हम अभी जस्ट बता सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेंट है वो कौन है, जिसका रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑक्सीडेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडेंट। और रिडक्टेंट कौन हुआ हमारा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्टेंट कौन हुआ हमारा, कार्बन। अब हम अगला रिएक्शन को देखें। अगला रिएक्शन में देखें MnO2 और HCl रिएक्शन कर रहा है, MnCl2 बन रहा है, और वाटर और Cl2 बन रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो Mn क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो यहाँ हम सीधे कह सकते हैं कि MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और HCl क्या हो रहा है, HCl से क्या हो रहा है, HCl में यानी Cl हट रहा है और क्या आ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन में HCl में Cl निकल रहा है और Cl निकल के क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट कौन है, MnO2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो यानी ऑक्सीडेंट कौन हुआ हमारा, जिसका रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का। और रिडक्टेंट कौन है हमारा, तो रिडक्टेंट वही है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का। तो HCl हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को समझ गए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे हमारा जो आखिरी जो लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जान लें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, यानी हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़े, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें हीट सप्लाई करना होता है या एनर्जी सप्लाई करना होता है। अगर हम वो एनर्जी सप्लाई ना करें, वो हीट सप्लाई ना करें तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस रिएक्शन में हमें हीट सप्लाई करना पड़े या एनर्जी सप्लाई करना पड़े तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सब के सब क्या हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि हमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगला एग्जाम्पल देखा जाए फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है हमारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। मेनली किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो
फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या सप्लाई करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर सनलाइट सप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए ये जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम जानेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है या हीट रिलीज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को जलाते हैं तो कोल को जलाने के बाद क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, मीथेन को बर्न करते हैं, तो मीथेन को बर्न करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो प्राप्त होता है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक तरह का कंबशन रिएक्शन है। और जो कंबशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। कंबशन नेचर कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, यानी कंबशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है सेल के अंदर कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो CO2 और वाटर प्राप्त होता है। तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है और CO2 और वाटर के साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये हम रेस्पिरेशन जो है एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट जो है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब हम चूना को पानी में डालते हैं, लाइम को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर भी जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। और आपने देखा भी होगा कि ये जो चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारे जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव होता है? तो जनरली ऑक्सीडेशन का हमारे लाइफ में दो इफेक्ट देखा गया है, एक है कोरोजन और दूसरा क्या है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरोजन को। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन होता क्या है, आइए जान लेते हैं कोरोजन का डिफिनेशन। मेटल्स व्हेन kept exposed react with air, moisture, acid and other gases present in the atmosphere and get corrode. This process is called corrosion. तो जब हम मेटल को खुला रख देते हैं तो वो एयर के या मॉइस्चर के साथ एसिड या जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप के गैस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करता है और जनरली वो मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के चलते वो डिफरेंट कंपाउंड बना लेता है और जिसे हम कहते हैं कि वो कोरोड हो चुका है, वो खराब हो चुका है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। अगर हम एग्जांपल देखें कोरोजन का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है, कोरोजन का एग्जांपल है, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जो आयरन की रस्टिंग हर जगह देखने को मिलता है आपको। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर आप देखते होंगे जब सिल्वर को रख दिया जाता है तो सिल्वर के सरफेस पे अपने आप ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है, जो कि वो सिल्वर ऑक्साइड का होता लेयर होता है। और जब कॉपर को मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख दिया जाता है तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है। तो वो एक्चुअली में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट बना लेता है। आइए अब हम जानते हैं कि कोरोजन का क्या इफेक्ट होता है, यानी इफेक्ट ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन काउजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड आयरन्स, रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन्स।
तो जनरली कोरोजन से बहुत ही नुकसान होता है, जिसके चलते बड़े बड़े व्हीकल्स, कार डैमेज हो सकता है, बहुत सारे ब्रिजेस, पुल डैमेज हो जाते हैं, आयरन के रेलिंग, छत जो है वो डैमेज हो जाता है रस्टिंग के चलते, बड़े बड़े पानी के जहाज जो है वो, और रेल्स और रेलवे और ट्रेन जो आयरन के बने होते हैं वो समय समय पर ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बहुत ही लॉस होता है गवर्नमेंट को। हम फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से रस्टिंग जो है वो नुकसान पहुंचाता है, और जो कोरोजन ऑफ आयरन जो है कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एंड एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो इस कोरोजन की समस्या के चलते सरकार को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, और कोरोजन के चलते जो खराब हो जाता है मेटल, उसको फिर से रिप्लेस करना पड़ता है, और उस डैमेज के वजह से बहुत सारी सरकार का जो पैसा है वो रिप्लेसमेंट में चला जाता है। तो इस तरह से कोरोजन जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है किसी भी देश के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक कोरोजन। आई होप आप कोरोजन को अच्छे समझ गए होंगे। अब हम इस डैमेज को कैसे बचा सकते हैं, यानी हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं, ताकि इससे सरकार का जो नुकसान है या हम लोगों का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके, या जो मेटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सके, या जल्दी मेटल ख़राब ना हो। तो हम अब पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। तो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं, यानी मेटल को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा पेंटिंग। अगर हम कोई मेटल के ऊपर पेंट करते हैं, स्पेशली आयरन के ऊपर पेंट करते हैं स्पेशली आयरन के ऊपर जब हम पेंट करते हैं तो मेटल जो है, तो मेटल के ऊपर एक पेंट का लेयर बन जाता है, और वो लेयर जो है वो मेटल सरफेस को कवर कर लेता है, और जिससे कि वो डायरेक्ट मॉइस्चर और एयर के कंटेक्ट में नहीं आता है, जिसके चलते जो मेटल का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मेटल जल्दी कोरोजन नहीं होता है। तो पेंटिंग के द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है ऑयल एंड ग्रीसिंग। डेली टाइम पे अगर हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहे मशीन का, तो यहाँ पर भी वही होता है कि जो एयर और मॉइस्चर जो है वो उस जगह पर मेटल के सरफेस पर नहीं रहेगा और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके चलते जो हमारा जो कोरोजन है वो बहुत स्लो होगा, और जो भी स्क्रैचेस वगैरह है मेटल के सरफेस पे वहाँ पर पानी जमा होने नहीं देगा, जिसके चलते जो है आपका कोरोजन रुक जाएगा। तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग के द्वारा इस तरह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तीसरा है एलॉइंग। अगर हम किसी मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है, और एलॉय क्या करता है, मेटल को मजबूती प्रदान करता है, और जो है रिएक्शन होने से, जो एटमॉस्फेयर के साथ जो रिएक्शन होता है उससे वो बचा लेता है, क्योंकि एलॉय जो होता है, एलॉय बनाने से क्या होता है, मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। हमारा जो अगला मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, किसी मेटल के सरफेस पे दूसरा मेटल का डिपॉजिट करते हैं, और जनरली जो मेटल डिपॉजिट करते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है उस मेटल से, जिसके चलते इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है कि एक मेटल का जो लेयर चढ़ा रहे हैं वो कम रिएक्टिव होता है, और जिसके चलते जो है हमारा मेटल ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब हम जिंक आयरन के सरफेस पे चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन है क्या, तो गैल्वेनाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है, आयरन का रस्टिंग रुक जाता है, और ये एक सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन है। और इसी तरह हम आयरन के ऊपर टिन का भी लेयर चढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग टिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो टिनिंग क्या है, जब हम टिन का लेयर चढ़ाते हैं किसी मेटल के ऊपर तो उसे हम टिनिंग कहते हैं। तो ये सारे मेथड थे जिससे कि हम कोरोजन को रोक सकते हैं या किसी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और तो ये हमारा जो कोरोजन था वो समाप्त हुआ। अब जो हम ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट देखेंगे वो है रेंसिडिटी। आइए जानते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो क्या होता है कि जब हम खाने पीने के सामान को जब हम बहुत दिनों तक रख देते हैं तो धीरे धीरे जो ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। और ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, जो फूड का जो टेस्ट है
वो चेंज होने लगता है और जो फूड है वो ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे रेंसिडिटी के कारण जो हमारा फूड मटेरियल ख़राब हो जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो हम बात करेंगे फूड मटेरियल को कैसे प्रिवेंट करें रेंसिडिटी से। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी जो हमारा सबसे पहला मेथड है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी फूड मटेरियल को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में अच्छे तरीके से पैक करें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, उससे जल्दी हवा नहीं लगेगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो हमारा दूसरा मेथड है रेंसिडिटी को रोकने के लिए, रिफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। अगर हम खाना को, अगर वो पका हुआ खाना है और उस पके हुए खाना को अगर हम फ्रिज में रखें, लो टेम्परेचर पे रखें, तो हमारा जो खाना है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। हमारा तीसरा मेथड है अवॉइड कीपिंग कुक्ड फूड एंड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। तो जो कुक्ड फूड है और जो फूड मटेरियल अगर हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड मटेरियल को नहीं रखना है। और हमारा जो फोर्थ मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट फूड में डालते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उस फूड को जल्दी रैंसिड होने से बचाता है, यानी फूड को ख़राब होने से बचाता है, फूड का ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। तो आप मार्केट में बहुत सारे स्नैक्स खाते होंगे, जैसे कुरकुरे या लेज खाते हैं, तो जो जितने भी पैकेट वाले चिप्स होते हैं और या पैकेट वाले मिक्सचर होते हैं तो उनमें एक्चुअली में वो हवा होता है। आपने देखा होगा लेज में कि लेज के अंदर, जो कुरकुरे के अंदर हवा भरा होता है, तो वो हवा क्या होता है, तो वो जो हवा होता है वो नाइट्रोजन, उसमें गैस को फ्लश कर दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि उसे ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी उसका रेंसिडिटी होने से बचाता है, जिसके चलते जो फूड है वो फूड मटेरियल जो है उस पैकेट के अंदर वो ख़राब नहीं होता है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ और आई होप आपको कैसा लगा, आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। और ये आप चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लास्ट में हम एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू कलर से ग्रीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आखिर सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, when an iron nail dipped in the copper sulfate solution, then iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper. Therefore, the color of the copper sulfate solution changes. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर जो है वो सॉल्यूशन से बाहर चला जाता है और आयरन सल्फेट जो है, मतलब आयरन जो है वो सॉल्यूशन में आ जाता है और सॉल्यूशन किसका बन जाता है, आयरन सल्फेट का बन जाता है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के चलते कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सॉल्यूशन में आ जाता है। तो जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट का हो जाता है, तो जिसके कारण जो है सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू था और कॉपर डिस्प्लेस हो जाने के चलते जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन में कौन आ गया, आयरन आ गया, इसलिए जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया। तो ये रीज़न था जिसके चलते सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो हमें बच्चों एक एग्जाम्पल लिखना है जो बुक में नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हमारा सेकंड का आंसर होगा, जब हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें KCl का एक्वा सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो जाता है। तो बन जाता है AgCl का सॉल्यूशन
जो कि इंसॉल्यूबल होता है AgCl और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और साथ में जो सॉल्यूशन बन जाता है वो किसका बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, जो कि हमारा एक एक्वा सॉल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट, और AgCl इंसॉल्यूबल है, वो नीचे गिर जाता है प्रेसिपिटेट बन करके। तो ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ये हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आइए अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन देख करके बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, यानी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन का सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो आंसर 3 होगा हमारा कि पहला वाले केस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जब हम सोडियम है और सोडियम के साथ रिएक्शन किसका और ऑक्सीजन का, तो क्या बन रहा है, Na2O बन रहा है। तो मैं यहाँ स्टेट नहीं लिख रहा हूँ। तो सोडियम देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये सोडियम जो है, सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और तो अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो अगर कोई, तो इसमें अगर पूछेगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का। तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीजन का हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन हो रहा है, रिड्यूस, वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो Cu और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड हम यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, यानी रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर ऑक्साइड का। और हाइड्रोजन में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जिसके चलते हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम पूछे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। और रिड्यूस कौन हो रहा है हमारा, तो रिड्यूस हो रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जल्दी हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज लेके आएंगे, हम एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय एंड टेक केयर।